आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज हम सेट 3 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था सेट 3, टोटल 38 क्वेश्चन है इस सेट में। इवन सभी सेट में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे 4 सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सारे सेट के जो क्वेश्चंस है वो सेम होते हैं, बस नंबरिंग चेंज होती है। बाकी क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं होते, क्वेश्चन एज इट इज़ होते हैं। बस अगर कोई क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लो सेट ए में डिफरेंट है, वही सेम क्वेश्चन सेट 2 में आपका मे बी क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है, मे बी क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है, पर क्वेश्चन के कोई चेंजेस नहीं होते, क्वेश्चन सेम होते हैं सेट में। बस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो आपको चेंज मिलता है। तो इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है। ये जो है आपके 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 1 to 20 क्वेश्चन है, जिसमें से जो 19 एंड 20 क्वेश्चन है वो आपका असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट के जो क्वेश्चंस है 21 to 25 वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 26 to 31 रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 30 to 35 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी में आते हैं और ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेक्शन ई के जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आजकल सीबीएसई पैटर्न में आपको केस स्टडी बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो देखने में डिफ़िकल्ट होता है लेकिन एक्चुअल में वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो इजी होते हैं। इवन हम उसमें मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। और जो आपको इसमें साफ साफ बोला हुआ है, ड्रॉ नीट डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड, टेक पाई इक्वल टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ़ नॉट स्टेटेड। कह रहे हैं कि ना अगर आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि 3.14 लेनी है तब तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको पाई की वैल्यू कहीं पे भी लेनी होगी तो आप 22/7 ही लोगे और कैलकुलेटर यूज़ करना आपको अलाउ नहीं है। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ अ डाटा इफ़ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डेटा आर 9.6 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि मीडियन गिवन है, मीन गिवन है, आपको जो है मोड निकालना है। तो आपने स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमें मीन मीडियन मोड का एक सिंगल फार्मूला दे रखा है। जो हमारा फार्मूला है वो हमारा उस फार्मूले को हमें यूज़ करना है और उससे हमें मोड फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है मीडियन इक्वल टू 10.6, आपको मीन गिवन है 10.5। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको मोड आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, हमारा फॉर्मूला था 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये लर्न होना चाहिए। तो हमें मीडियन गिवन है तो हम लिखेंगे 3 इंटू मीडियन की वैल्यू 9.6। मोड हमें गिवन नहीं है तो मोड को एज इट इज़ प्लस 2 मीन, तो 2 इंटू 10.5, मीन की वैल्यू 10.5। 9.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 28.8 इक्वल टू मोड एज इट इज़ प्लस 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 एंड पॉइंट तो 21.0। 28.8 माइनस 21.0 इक्वल टू मोड। ये आप सभी को पता है कि अगर कोई चीज़ राइट हैंड में प्लस है और अगर उसको हम लेफ़्ट में लेके जाते हैं तो माइनस होती है, या लेफ़्ट हैंड में प्लस है राइट हैंड में लेके जाए तो माइनस होती है। यानी कि अगर हम उसके साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो आप अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्लस का 21 है, तो यहाँ पे अगर आपको साइड चेंज करनी है, साइड चेंज होगा तो आप देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा, 21.0 जो है माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में था, इस साइड आपका माइनस में हो जाएगा। आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 21 इज 7.8 इक्वल टू मोड। तो मोड की वैल्यू आ गई आपकी 7.8, मोड की वैल्यू आपकी आ गई 7.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ
tan a cos a स्क्वायर माइनस साइन ए sec a स्क्वायर इज, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan a cosec a स्क्वायर, tan a cosec a स्क्वायर माइनस साइन ए sec a स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉज ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin a होल स्क्वायर माइनस साइन ए को एज इट इज साइन ए मल्टीप्लाई sec ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन में कॉज ए होल स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 अपॉन में कॉज ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉज स्क्वायर ए, पावर 2 है इसलिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। पेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जाएगा हमारा साइन ए अपॉन में कॉज ए का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/कॉज स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉज स्क्वायर ए। तो जब हमने इसको ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉज स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक साथ न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पता है, ये हमारी आइडेंटिटी है कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब हमें पता है कि कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉज स्क्वायर ए अपॉन में कॉज स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1। तो आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा 1, सेकंड का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आपको दे रखा है ए काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। एक काइट है वो 150 मीटर की हाइट पे जो है फ्लाई कर रही है, उसका जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड हो रहा है। आपको इसके स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम से हम करने वाले हैं। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। ये 30 डिग्री हो गया हमारा, ये हमें 150 मीटर गिवन है, हमें जो है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए कुछ, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बस याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें याद रहे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जो फर्स्ट वाली टर्म है p/h, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू b/h एंड टेन थीटा की वैल्यू p/b। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें क्या चाहिए। क्वेश्चन में देखेंगे हमें जो है h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू हमें साइन थीटा में दिख रही है और कॉस थीटा में दिख रही है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा में जो वैल्यू दिख रही है, तो सब उससे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है, b गिवन है कि p गिवन है। p स्टैंड फॉर हाइट एंड b स्टैंड फॉर बेस। हाइट यानी कि एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। अब हमने परपेंडिकुलर मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा है, p² + b² इक्वल टू h² होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा हाइट है
और बेस है वो एंगल पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर यहाँ पे जो हमारा एंगल है 30 डिग्री, तो इसके जो अपोजिट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मान लो एंगल हमारा यहाँ होता, ये एंगल होता 30 डिग्री, तो फिर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है? ये वाला हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। अभी एंगल ये है तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो एंगल पे वेरी करता है। हमें फाइंड करना है h। तो हमने देखा हमारे पास p गिवन है, तो हम ये वाले फार्मूला को हटा देंगे, हमें ये चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए। हम किसका यूज़ करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हमें गिवन है 150, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 150 अपॉन में एच। एच यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई एच, तो 1 इंटू एच इज़ एच, 150 इंटू 2 इज़ 300। तो आपकी एच की जो वैल्यू हो गई यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई 300। क्वेश्चन में हमारा 300 मीटर यूनिट मीटर में गिवन है आपकी, तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर। योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू 3D। दो ट्राइंगल हमारे पास, एक मिनट, दो ट्राइंगल है। एक आपको गिवन है ए बी सी, एक आपको गिवन है डी ई एफ। क्वेश्चन में आपको बोला है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। नेक्स्ट आपको बोला है एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, एंड आपको बोला है ए बी जो है वो इक्वल टू 3D है। समझने के लिए हमने लेट कर लिया, लेट किया हमने कि ए बी इक्वल टू एक्स। अब देखो अगर ए बी एक्स है तो डी ई की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू एक्स इज 3x। तो यानी कि ये आपका x है तो ये आपका 3x है। अब देखो ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं होगा। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होगा? कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स ऑल एंगल आर इक्वल। हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारा एक लेफ्ट हैंड है और हमारा राइट हैंड है, वो एक दूसरे की कॉन्ग्रेंट है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो सारे फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर है या थंब है, सब कुछ एक, हमारे जो हैंड्स के जो भी दोनों हैंड्स है वो हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों हम एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं तो नीचे वाला हैंड हमें नहीं दिखेगा, जो ऊपर रहेगा उसके नीचे जो हैंड है वो हमें नहीं दिखेगा। ऐसे इसीलिए हम इसको कॉन्ग्रेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक साइड x है दूसरी साइड 3x है, या हम बोल सकते हैं पहली वाली का थ्राइस है नेक्स्ट वाली साइड, तो इसलिए ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो कॉन्ग्रेंट नहीं है तो पहला ऑप्शन तो हम देख रहे हैं कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर। पहला ऑप्शन बोला कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट तो होगा ही नहीं, तो कॉन्ग्रेंट वाला होगा। इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट नहीं है मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड बोला है कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर। सिमिलर तो अभी हम देख ही नहीं रहे, सिमिलर हो सकता है अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर होते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो वो हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नीदर कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर, ऑफकोर्स कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, सिमिलर तो है क्योंकि दो एंगल इक्वल है। हमें गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यस, इज इट सिमिलर और इज इट कॉन्ग्रेंट? अभी मैंने बताया ना कि कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है। क्या मैंने अभी क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है कि सिमिलर है? ऑफकोर्स कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इसके दोनों जो एंगल है वो इक्वल है,
कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो सारी साइड्स है, एंगल दोनों ने बोला इक्वल है, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स जो है अनइक्वल है, इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो इसमें बिल्कुल सही बोला है, नॉट कॉन्ग्रेंट बट सिमिलर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 स्क्वायर वाला लिख देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9। 7 + 4 sin थीटा जो है हमें 9 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। लिख लेते हैं हम। थीटा इज एन एक्यूट एंगल and question, what is the question? 7 + 4 sin theta, 7 + 4 sin theta equal to what? 9. 7 + 4 sin theta equal to 9. Then what is the value of theta? तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है ये क्वेश्चन तो बहुत। कैसे? 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9, तो 4 sin थीटा। अब ये भी मैंने बताया, ये 7 प्लस में अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लेके जाए तो वो क्या हो जाती है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अगर हम 7 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 7 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 7 इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 sin थीटा। अब देखो 4 sin थीटा मतलब 4 sin थीटा को हम 4 × sin थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 2। आपने देखा यहाँ पे लिखा है 4 × sin थीटा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड अगर जाएगा तो साइड चेंज होने के बाद साइन भी चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो sin थीटा इक्वल टू 2/4। अब आप देख रहे हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2। तो sin थीटा इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 जो है साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, तो मैं लिख सकती हूँ sin थीटा इक्वल टू sin 30 डिग्री, 1/2 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का 30 डिग्री, बी ऑप्शन, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द, आपको थोड़ा सा बड़ा है। 2 polynomial are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomial is. इसमें आपको बोला है कि ग्राफ गिवन है आपको, इस ग्राफ में बताना है कि ज़ीरोज़ कितने आएंगे, यानी कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ज़ीरो आपके कितने आएंगे। तो आप देखो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऊपर से भी ग्राफ बन रहा है नीचे से भी, तो आप देख रहे हो ये जो नीचे से बन रहा है हमारा, ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से जो ग्राफ बना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा डिस्टिंक्ट, एक ये पॉइंट होगा। ऐसे ही सेम इस तरीके ऊपर से भी एक हमारा इस तरीके से बन रहा है, तो एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब भले ही दोनों जो है एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप देखोगे एक वैल्यू तो उसकी पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी ना, क्योंकि ऊपर से ये वाला जो ग्राफ है ये इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो दोनों वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस वाले क्वाड्रेंट में आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये होते हैं, तो इसलिए हमारे जो वैल्यू, ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ये जो पॉइंट्स होंगी या इनके ये जो पॉइंट्स होंगी वो अलग होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे ये अलग होंगे। तो टोटल ज़ीरोज़ अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 ज़ीरोज़। कैसे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ईच ग्राफ cuts the x-axis at 2 different points. All the x-intercepts are डिस्टिंक्ट। ये रीज़न है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 ज़ीरोज़ होने का। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है, इन द गिवन फिगर पी ए इज एन टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। बोला है कि पी ए जो है वो टेंजेंट है सर्कल का। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, कि सर्कल के एक पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, सर्कमफ्रेंस के कॉमन पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। यानी कि सर्कल है ये हमारा, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे कोई लाइन टच कर रही है तो ये हमारा टेंजेंट होता है। तो आपको दे रखा है पी ए जो है टेंजेंट है सर्कल का, एंड ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ ए एंड ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल POB is given 115 डिग्री, एंड एंगल APO आपसे पूछा है कि APO ये वाला एंगल क्या होगा, आपसे ये पूछा है। करते हैं हम यहाँ पे, ये आपको इस तरीके से सर्कल दे रखा है डायग्राम में। ये हमारा डायमीटर हो गया OA, यहाँ से एक लाइन पास की गई है इस तरीके से, ये P हो गया हमारा, B ये दे रखा है आपको 115 डिग्री। हमें फाइंड करना है, ये गिवन है हमें एंगल P, ये O है हमारा, POB इक्वल टू 115 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल APO हमें फाइंड करना है। देखो हमें पता है कि अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोई भी रेडियस टेंजेंट पे टच कर रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सर्कल की थ्योरम है आपकी, थ्योरम है आपकी क्या, कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर टेंजेंट को टच कर रही है तो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं बोल सकती हूँ ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से जो एंगल है वो टेंजेंट को टच करती है तो वो हमारा 90 डिग्री का होता है। नाइन्टी डिग्री हो गया। अब हमें ये वाली वैल्यू आ गई, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल
AOP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है हमारा। लीनियर पेयर की वजह से ये हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री का होता है। तो आपको अगर ये वाला एंगल गिवन है 115 डिग्री, तो हम एंगल AOP फाइंड कर सकते हैं। तो 180 माइनस 115 डिग्री 65 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री। तो अब हमारे पास आ गया, तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल APO, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, O की वैल्यू आ गई 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 155 डिग्री, 90 प्लस 65 इज़ 155 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 माइनस 155, इट्स 25 डिग्री। तो एंगल P यानी कि एंगल APO इक्वल टू 25 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का 25 डिग्री, मेरा आंसर इज A। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए पीस ऑफ अ वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड into the form of an arc of a circle of radius 60 pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle. ये आपका क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। आपको एक वायर दे रखी है, उस वायर की जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है। वायर की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। उस वायर को हमने सर्कल फॉर्म में बेंट किया है। तो सर्कल फॉर्म में जो बेंट किया है, तो वायर जितनी बड़ी है उतना ही मीटर का सर्कल भी बनेगा ना, यानी कि जो उसका बाहर का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा आपका वो इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर होगा। ये ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक वायर है 20 सेंटीमीटर का, वायर हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर का। इसको हमने बेंट किया, तो ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा वो भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जितनी बड़ी वायर थी उतना ही बड़ा तो सर्कल बनेगा ना। तो उसका जो बाहर का जो एरिया है सर्कमफ्रेंस है वो 20 सेंटीमीटर होगा और रेडियस आपको गिवन है 60 अपॉन में पाई, 60 अपॉन में पाई आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि सेंटर से हम एक लाइन सर्कमफ्रेंस को टच कराते हुए तो ये एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि इस तरीके से कुछ बन रहा है ना ये, तो आपको पता है कि अगर सर्कल में इस तरीके का कुछ बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। हमें एंगल पूछा है, तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है, लेंथ हमें गिवन है तो हम बोल सकते हैं लेंथ length of an arc of a sector of angle theta equal to थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। लेंथ हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 20 सेंटीमीटर इक्वल टू, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में यूनिट लगा देंगे। 20 इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई 2 पाई,
2 इंटू पाई इंटू 60 अपॉन में पाई। रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 60 पाई, 60 अपॉन में पाई, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये हमारा 60 से 60, 6 टेन ज़ा 60, 6 6 ज़ा 36, 6 टेन ज़ा 60, 6 6 ज़ा 36, ज़ीरो से ये हमारा ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 20 इक्वल टू थीटा अपॉन में 3, थीटा अपॉन में 3, तो 20 इधर हम डिवाइड में है तो इंटू 3 इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। तो चेक करते हैं ऑप्शन में हम, योर आंसर इज बी 60 डिग्री थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है कि HCF of 98 and 28 is equal to M, LCM of 98 and 28 is equal to N, then the value of N minus 7M is। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, HCF निकालेंगे हम किसका, 98 का एंड 28 का। तो HCF हम ऐसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 14। देखो 14 7 ज़ा 98 और 14 2 ज़ा 28, और कुछ कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, नहीं आ रहा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर हो गया वो हमारा 14 हो गया। तो M की वैल्यू हो गई हमारे पास 14। LCM निकालना है, LCM निकालेंगे किसका हम, 98 का एंड 28 का, 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 से वापस 49 वैसे, 2 7 ज़ा 14, अगेन 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, अगेन 7 से, तो ये हमारा LCM आ गया 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 4 इज़ 190, 9 4 ज़ा 36, 196, 196, यानी कि आपकी N की वैल्यू आ गई 196। आपसे पूछा है N इक्वल टू नो N माइनस 7M की क्या वैल्यू होगी। N की वैल्यू 196 है, माइनस 7 इंटू M की वैल्यू 14, तो 196, 14 7 ज़ा 98, तो 196 में से 98 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 98, तो हमारा आंसर आ जाएगा 98, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच का रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर तो पहले तो हमें √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.73। √5 की वैल्यू होती है हमारी 2.23। √3 की हमारी वैल्यू होती है √3 नहीं, √3 की 1.73, √5 की होती है हमारी √5 की 2.23, √2 1.41। √3 की वैल्यू 1.73, √5 की वैल्यू 2.23। तो आपसे पूछा है इसके बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा रेशनल नंबर। सबसे पहला नंबर तो हमें दिख रहा है कि वो रेशनल भी नहीं है। दूसरा हमें दिख रहा है कि जो ये ए नंबर जो है हमारा, यानी कि ये जो वैल्यू है आप देख रहे हो ये 1.73, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1.73 से
2.23 के बीच में लाई करेगी कि नहीं। अब यहाँ देखो ये 7 है, 7 3 है, तो 7 3 के बाद तो 4 1 नहीं आता है, यानी कि ये वैल्यू तो नहीं होगी, ये इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही है, तो छोटी वैल्यू है 1.73 से। अब ये 2.32, ये तो ग्रेटर वैल्यू है 2.23 से, तो ये भी लाई नहीं करेगी। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, तो ये वैल्यू भी बड़ी हो गई 3.14, ये भी नहीं लाई करेगी। अब डी ऑप्शन, डी में देखो 1.85, तो 1.85 इज ग्रेटर देन 7.3, यानी ग्रेटर देन 1.73 एंड लेस देन 2.23, तो योर आंसर विल बी डी। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 10th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। आपको सम ऑफ द जीरोज बोला है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको। पी एक्स दे रखा है आपको 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, ये आपको दे रखा है। आपको जीरोज बताना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देखो ये क्या इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये पहला हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो माइनस बी, यानी कि हम b की वैल्यू निकालनी होगी। b की वैल्यू इज़ 5, a की वैल्यू -7। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी 5, a की वैल्यू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो योर आंसर इज 5/7, 5/7 आंसर नंबर सी। 11 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला आपसे, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। आपसे बोला है दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, x और y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, a और b का रिलेशन बताना है आपको। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वैल्यू भी लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आपकी है 2x माइनस 3y प्लस a, 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। सॉल्व करना है हमें इसको। अब हम देखेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू 0। ये हमारा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस a इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस b इक्वल टू 0। ये 6 में से 2 में से 6 क्या, -4 प्लस a इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 इज 8 माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 इक्वल टू ए। नेक्स्ट आप देख रहे हो 8 इज इक्वल टू माइनस बी सेट बी, तो आप देख रहे हो ए की वैल्यू आ गई 4 एंड बी की वैल्यू आ गई आपकी 8। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8। अब चेक करेंगे रिलेशन कौन सा है। इसने बोला a इक्वल टू 2b, a जो है b का डबल है, a b का डबल है क्या, नहीं, a जो है b का डबल नहीं है, a b का हाफ है, तो फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग। सेकंड इक्वेशन कह रहे हैं कि ना 2a इक्वल टू b, b जो है a का डबल है, बिल्कुल b देखो a का डबल है ना, a हमारा 4 है, b हमारा 8 है, 8 जो है वो 4 का डबल है, 4 का डबल यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 का डबल है, तो ये वाला इक्वेशन हमारा करेक्ट हो गया। एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे कि हमारा करेक्ट है कि नहीं है। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 2a इक्वल टू बी, वैल्यू डाल के देखेंगे क्या आ रहे सही। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4
बी की वैल्यू 8 दे रखी है हमें, ये बी है हमारा। टू ए इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 8 देखी है। तो अब देखो इक्वल आ रहा है ना, 8 इक्वल टू 8, 2 4 ज़ा 8, तो यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दे रखा है, इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर का है यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आपका ये क्वेश्चन है। इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट, यानी कि आपको एरिया दे रखा है सर्कल का, सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, थीटा आपको गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 13, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का सर्कल आपको याद है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें एरिया गिवन है, कितना गिवन है 40 पाई, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 72 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 72 5 ज़ा 360 होता है, 72 5 ज़ा 360 होता है, 72 1 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 72 5 ज़ा 160, तो ये हमारा क्या 40 पाई, ये पाई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, यह आपका इधर बच गया 1/5 आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 5 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 4 5 ज़ा 20, 200 आर स्क्वायर, तो इसको ये आर स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, रूट अंडर रूट 200 आर स्क्वायर। अगर हम इसको बात करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 2 इक्वल टू आर। 100 जो है आपको पता है इसको रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, जिसके पेयर बनते हैं हम उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट के अंदर रहते हैं। स्क्वायर है इसलिए 2 के पेयर बनने चाहिए, तो यहाँ पे 10 का पेयर बन रहा है, तो एक 10 बाहर आ जाएगा और अंदर आपका बचेगा 2, जिसके पेयर बनते हैं हम उसी को रूट से बाहर निकालते हैं, तो आपका आर की वैल्यू हो जाएगी 10√2, 10√2। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 10√2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला है, 14 में बोला है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, आपको बोला एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से हो, डायमीटर है, इसके एक्सट्रीमिट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, कोई भी आप डायग्राम ले सकते हैं। इस तरीके से। अब आपसे पूछा है कि जो डायमीटर के एक्सट्रीमिट जो टेंजेंट है वो पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। नहीं समझ में आए किसी को तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग तो होंगे नहीं, इंटरसेक्टिंग होंगे नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट मतलब जो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे। दूसरा हम बोल सकते हैं इक्वल, ऐसा तो ज़रूर, इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना कि जो एक्सट्रीमिट जो डायमीटर के एक्सट्रीमिस्ट है वो हमें दोनों जो भी लाइन ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं वो इक्वल ड्रॉ करने हैं, ऐसा हमें नहीं बोला, तो इक्वल भी नहीं होंगे, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। इक्वल भी नहीं होंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होता है, रेडियस से जब कोई लाइन टेंजेंट पे टच करती है तो वो परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस से यहाँ पे कोई लाइन टच करती है तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी ये टच करिए तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि डायमीटर यानी कि रेडियस से जो लाइन ऊपर की तरफ टेंजेंट को टच कर रही है वो 90 डिग्री है, यहाँ से भी ये इसको टच करिए तो 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन पे 180 डिग्री का सम है तो जो दोनों लाइन होती है वो पैरेलल होती है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन पे सम 180 हो रहा है तो जो दोनों लाइन है वो पैरेलल होगी। तो आप देखो ये एक, अगर मैं इस तरीके से अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, कुछ इस तरीके से बन रही है, तो अगर इसका और इसका सम 180 डिग्री हो
तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो आप देख रहे हो कि ये और ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? ये हमारा थ्योरम है कि रेडियस से कोई भी लाइन अगर टेंजेंट को टच कर रही है, रेडियस से टेंजेंट को टच कर रही है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री, इसलिए ये दोनों जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। तो ये ऑप्शन इज आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको बोला है इफ -1 टू द पावर n -1 to the power n plus -1 to the power 8 equal to 0, then n is तो n क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो दोनों की वैल्यू अगर मतलब प्लस करने पे 0 आ रहा है, नॉर्मली अगर हम देखें -1 की पावर 8, तो आपको पता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू की इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव आती है। किसी भी नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर इवन है तो आपका जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि -1 टू दी पावर 8 1 हो गया, प्लस हम ये 0 चाहिए, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो -1 होनी चाहिए ना। अगर -1 आएगी तभी हम -1 + 1 = 0 होगा, तो -1 + 1 = 0 है, यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो n की जो पावर होगी वो क्या होगी, ऑड नंबर होगी। ऑड नंबर होगा तभी तो दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर मान लो n की वैल्यू इवन नंबर हुई, इफ n इक्वल टू इवन नंबर, अगर n इवन नंबर होगा तो दोनों, ये भी प्लस का 1 आ जाएगा, ये भी प्लस का 1, तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। पर हमें तो इक्वल टू में 0 चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इवन नंबर इसका आंसर नहीं होगा। ऑड नंबर, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, ऑड नंबर। ऑप्शन में है, हाँ है 15 का सी, ऑड नंबर। 15 का सी, ऑड नंबर, एनी ऑड नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। आपको दे रखा है, इसको हटा दूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायमीटर दे रखा है, जो डायमीटर है उसके पॉइंट्स गिवन है 2 और 4, और एक का पॉइंट है आपका -3 और -1, ये आपको पॉइंट गिवन है। आपसे पूछा है कि डायमीटर की लेंथ बताओ। ये आपका वो स्ट्रेट लाइन वाला मतलब फॉर्मूला लगता है इस तरीके से, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला। थोड़ा √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारा। तो अब देख लो, ये हमारा x1 हो गया, y1, x2 y2। तो x1 जो है हमारा, x2 - x1 है, तो x2 -3 है, एंड x1 2 है, बीच में माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस और 2 पावर 2 प्लस y2 - y1। y2 क्या है हमारा, माइनस का 1, और y1 क्या है हमारा, बीच में माइनस का साइन पहले से है हमारे पास। y1 हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर। तो अब ये देखो, -3 और -2,
माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस -4 एंड -1 -5 का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कोई भी अगर वैल्यू है उसकी पावर इवन है, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, पावर इवन है तो उसको जब भी हम मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ -5 का स्क्वायर इज़ 25, यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर इज़ 25, तो ये हमारा इक्वल हो गया 25 + 25 इज़ फिर √50। अब √50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25 × 2, 25 जो 5 का पेयर बना रहा है तो ये 5 का पेयर बन रहा है तो ये इस तरीके से आ जाएगा 5 × 5 × 2। अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में कि अगर जिसका पेयर बन रहा है तो उसको हम रूट से बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 5√2 यूनिट। ये हमारा आ गया डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, लेंथ ऑफ इट्स रेडियस की डायमीटर ही हो गया। तो हमें पता है कि डायमीटर जो है डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो मैं लिख सकती हूँ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर हो गया 5√2/2 यूनिट। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5√2/2, 5√2/2। अब आप कहोगे प्लस रूट से जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में निकलती है, लेकिन लेंथ जो है हमारी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम ऑप्शन लगाएंगे ए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते और वैल्यू प्लस माइनस में आती है तो हम डी ऑप्शन को कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे हमसे लेंथ पूछी गई है। लेंथ जो है वो हमारी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव मार्क करेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 5√2/2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 आपका एपी का है, चैप्टर नंबर 5 में भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द 11th and the 13th term of an AP are 39 and 45 respectively. What is the common difference of AP? अब आपको दे रखा है कि आपको A11 टर्म दे रखी है, A11 टर्म आपको गिवन है 39 एंड A13 टर्म आपको गिवन है 45, 3 लिखते 39 एंड 45, यस। अब आप देखो A11 फॉर्मूला पता है हमारा, AN का फॉर्मूला होता है हमारा AN इक्वल टू A + n-1D। तो जो भी n होता है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस हो जाता है, इसलिए हम इसमें एक वैल्यू कम करके लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 11 लेनी है, तो मैं A11 इक्वल टू A + 11 - 1 इज़ 10D। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ A11 की जगह पे A + 10D इक्वल टू 39। यहाँ पे मैंने लिखा A + 12D इक्वल टू 45। अब देखो इस दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वेट कराना होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं हम इसमें, ताकि हमारी जो है कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकल जाए। क्वेश्चन में हमें बोला है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को, कॉमन डिफरेंस ऑफ दी AP। तो ये आपका हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो A + 10D इक्वल टू 39, A + 12D इक्वल टू 45। माइनस करेंगे इसको, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस, तो 10 - 12 इज़ 2D माइनस का इक्वल टू, ये माइनस के साइन चेंज होगा इसका भी, ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। तो 45 माइनस 39 इज़ 45, 15 - 9 इज़ 6, तो माइनस का 6, 2 3 ज़ा 6, तो -D इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 3। D रेफर्स टू
कॉमन डिफरेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहे हैं कि ना हमें रैंडमली कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड और अ किंग। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी किंग और स्पेड कार्ड की आने की। तो पहले तो हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं, ये देखो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें से 26 कार्ड जो है रेड कार्ड होते हैं और 26 कार्ड जो है ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड कार्ड की भी 2 कैटेगरी होती है, हर्ट एंड डायमंड। ब्लैक कार्ड की कैटेगरी होती है क्लब एंड स्पेड। जो हर्ट है, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, उसमें सब में किंग, क्वीन, जैक और एस, ये 4 कार्ड जो होते हैं। और किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड बोलते हैं। बाकी के जो अदर कार्ड है जैसे कि 10, 9, 8, 7 सब में होते हैं। तो आपसे पूछा है स्पेड और किंग की प्रोबेबिलिटी में भी, किंग, स्पेड एंड किंग की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे। तो अब देखो स्पेड, ये हमारा स्पेड है। स्पेड हमारा कितने कार्ड है टोटल, 13 कार्ड्स हो गए। 26 कार्ड होते हैं तो ये 13 में डिवाइड होता है। 13 हर्ट्स होता है, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 स्पेड। तो 13 कार्ड हमारे स्पेड के हो गए और किंग के हमारे हो गए 4 कार्ड्स। अब एक चीज़ देखो, 13 कार्ड्स तो हमारे हो गए स्पेड के, किंग के 4 कार्ड हो गए। तो क्या हम 4 को 2 बार, किंग को हम 2 बार इंक्लूड नहीं कर रहे? स्पेड वाले किंग को हमने यहाँ पे भी इंक्लूड किया टोटल 13 कार्ड में, और किंग लिए तो भी हमने यहाँ पे एक बार, तो एक कार्ड को 2 बार तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने माइनस कर दिया 1। तो टोटल कार्ड हमारे पास आ गए स्पेड और किंग के 13 + 4 17 - 1 इज 16, यानी कि हमारे पास कार्ड आ गए 16। तो प्रोबेबिलिटी हमारी टोटल आउटकम क्या है हमारे 52, प्रोबेबिलिटी 16 आउट ऑफ 4 4 ज़ा 16, 4 13 ज़ा 52 इज 4/13। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ आपको, अच्छे से लिख के कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमें, टोटल कार्ड्स 52, नंबर ऑफ स्पेड्स 13, नंबर ऑफ किंग 4 कार्ड। अब स्पेड में किंग है, उसको हमने इंक्लूड करा हुआ है किंग में, तो टोटल 4 किंग है और स्पेड में भी हम, तो टोटल 5 बार हमने किंग को इंक्लूड किया। तो हमें एक किंग कार्ड को हटाना पड़ेगा क्योंकि हम 2 बार ले रहे हैं, स्पेड में भी ले रहे हैं और किंग में भी 4 कार्ड ले रहे हैं। तो फेवरेबल हमारे आउटकम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल (13 + 4 - 1 = 16। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम 16, क्या हो गया ये, और टोटल आउटकम हमारे 52, 16, तो ये हो जाएगा 4 से डिविजिबल है दोनों, 4 4 ज़ा 16, 4 13 ज़ा 52, तो योर आंसर इज 4/13। चेक क्वेश्चन नंबर 18, सी ऑप्शन 4/13। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज असर्शन रीजन। एक बार हम रीड करते हैं इसको।
Question number 19 and 20 are assertion and reason based question. Two statements are given, one labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Select the correct answer to these question for the codes A, B, C and D as given below. तो कह रहे A is इसमें बोला आपका ए जो है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी ऑप्शन है आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. डी ऑप्शन है आपका असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो पहला क्वेश्चन, पहला आपका असर्शन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट अ रैंडम द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 20. इसने बोला 1 से लेकर 1 to 20 के बीच में हमने एक नंबर सेलेक्ट किया रैंडमली. तो जब रैंडमली हम नंबर सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/20. बट इसने तो प्रोबेबिलिटी 1 बोली है तो ये तो रॉन्ग हो गया असर्शन हमारा. प्रोबेबिलिटी तो 1/20 क्या होता है ना, हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम. टोटल आउटकम हमारा 20 है, फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है तो 1/20. लेकिन ऑप्शन में तो 1 बोला है तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया. सेकंड हमसे बोला है कि फॉर एनी इवेंट ई इफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट. ये तो हमें पता है कि अगर हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम का जो सम है वो इक्वल टू 1 होता है. ये हमें पता है, हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में. फेवरेबल आउटकम प्लस अनफेवरेबल आउटकम का जो सम है प्रोबेबिलिटी है दोनों के, उसके सम जो होता है 1 होता है. तो इसने सही बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इज इक्वल टू 1 होता है. ये हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द elementary event of an experiment is equal to 1. तो ये हमारा करेक्ट है. और यहाँ आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से हो जाएगा A is false but R is true. A is false and but D option A is false and R is true. फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20. इफ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर ऑफ अ सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस. कह रहे हैं कि अगर हम दो हेमिस्फेयर के सेम रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्फेयर बनेगा. बिल्कुल कर एक हेमिस्फेयर इस तरीके से है और एक और हेमिस्फेयर है. सेम रेडियस है दोनों का. सेम रेडियस है. अगर हमने दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया तो ये हमारा स्फेयर बन जाएगा. एकदम करेक्ट, सही बात है. अगर दोनों हेमिस्फेयर को अगर हम ज्वाइन करें तो वो होना हमारा हेमिस्फेयर बन जाता है. तो ए इज़ करेक्ट, असर्शन इज़ करेक्ट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर तो हमारा 4πr² होता है. यहाँ पे तो 3πr² बोला है, रॉन्ग है. तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीजन इज़ फॉल्स. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज़ ट्रू बट रीजन इज़ फॉल्स.
सी ऑप्शन, 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 19 का हो जाएगा डी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी सॉल्व करने वाले, सेक्शन बी एंड सी नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आगे शेयर करें। बहुत एफर्ट्स लगा के मैंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है। आगे की वीडियो में हम आगे का सॉल्व करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।